दिल्ली चुनाव बहुत करीब है, घोषणाएं होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नित नित नए घोषणाएं कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर एक नया टोन सेट कर दिया है, वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस इस चुनाव में कहाँ खड़ी है। कांग्रेस जिस तरह से शुरू में जंप करके आई थी, जिस तरह से उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने आप पार्टी के बराबर में लाके खड़ा कर दिया था, वहीं एक अटकलों का बाजार ये भी है दिल्ली के खास तौर से चुनाव के अंदर कि जैसे जैसे कांग्रेस अच्छा लड़ेगी, आप पार्टी का वोट में कट कर सकती है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली के अंदर एक एक नया माहौल, बदलता हुआ माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली का चुनाव बाइपोलर बना दिया, आप वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस की जो एंट्री ली थी वो कहाँ लुप्त हो गई है, कांग्रेस कहाँ गायब हो गई, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शरद कोहली जी। तो शरद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ा तेजी से उबाल आया था कि कांग्रेस की बड़ी चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली, जिस तरह से घोषणाओं की झड़ी लगाई, जिस तरह से लोगों को आकर्षित किया, अब लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक बार फिर पारा बैठ गया था, बड़े तेजी से चढ़ा था। लगता है ठंड लग गई है दिल्ली कांग्रेस को। देखिए, 2015 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, और अभी जो संदीप दीक्षित जी हैं, जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के, वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने तो ये भी इल्जाम लगा दिया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, जब बहुत सारे मुद्दे बीच में उठे थे। तो अब इसको इसको देखते हुए ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस कोशिश करेगी पैर जमाने का, पर कांग्रेस की नीचे से जमीन इतनी ज्यादा उखड़ चुकी है कि कांग्रेस को इसको ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाने के लिए, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वरना जैसा आपने कहा, अभी तक तो ये बाइपोलर लग रहा है, पर इसको अगर ट्राइपोलर करना है तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा, और अलका लांबा को खड़ा करना आतिशी जी के खिलाफ, मुझे लग रहा है उनका पहला कदम है। और जैसे जैसे अभी बाकी कैंडिडेट्स की घोषणा होंगी, मुझे लग रहा है बिलाल भाई कि कुछ कैंडिडेट्स वो ऐसा खड़ा करेगी जिनके कुछ सीट्स ले जाने का चांस है। और अगर सीट नहीं भी लेके जाते हैं तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इससे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक तो वो सत्ता में है, इनको इसलिए नुकसान होगा, उनके वोट कटेंगे। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेके, कि जो INDIA जो गठबंधन है नेशनल लेवल पे जो बनाया गया था, तो उसमें ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं, यहाँ के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि पहले ये आपस में डिसाइड कर लें कि ये एक दूसरे को गाली देते हैं, या ये एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, या एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने की बात करते हैं। इनका सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हरियाणा में नहीं हो पाया, बहुत कोशिश करी गई, और वो उसमें सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में कामयाब नहीं रहे। दिल्ली में तो शुरू से इन्होंने कहा कि कोई चांस ही नहीं है इनके साथ। मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत कड़ी टक्कर मिल सकती थी, और ये जो वोट काटने का सिलसिला है ये रुक सकता था। पर अब मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा काम तो वोट काटने का बिलाल भाई करेगी। पर कुछ एक उसके अगर कैंडिडेट जीत के भी आ जाते हैं, 2 4 5 सीट्स, मुझे ऐसा लग रहा है 2 4 5 सीट्स आ जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसका ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, नथिंग टू लूज, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस ने आके आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ना है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है दोनों पार्टियों की गलती रही, आम आदमी पार्टी की खास करके, वो ये गठबंधन दिल्ली में नहीं कर पाए, और उनको लगा कि हम अपने बलबूते पर लड़ लेंगे। वो ये भूल गए कि कांग्रेस वोट काट के उनका वोट शेयर कम कर सकती है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है कोहली भाई, वो तो संदीप दीक्षित है। लेकिन संदीप दीक्षित जिस विशेषता के लिए जाने जाते हैं, या तो वो हमेशा जब जब चुनाव लड़ने आते हैं, या जब जब दिल्ली में कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या पिछले विधानसभा का चुनाव हो, संदीप दीक्षित का तो हमेशा ये चरित्र रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी पे ही बरसते हैं, या तो राहुल गांधी पे बरसते नजर आते हैं, या अजय माकन पे बरसते नजर आते हैं, या कांग्रेस की खामियों पे बरसते नजर आते हैं। आज वो आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं। आप मानते हैं कि संदीप दीक्षित आप के नेता अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सकते हैं? और अगर वो आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को हरा सकते हैं, तो इसका मतलब है दिल्ली में कांग्रेस बहुत खूबसूरती से, बहुत धीरे धीरे पैर भी जमा रही है। मुझे बिलाल भाई, आप सच पूछें तो अभी संदीप दीक्षित जी ने, मैंने जैसे कि कहा कि फ्रंट फुट पे बैटिंग करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ठीक कह रहे थे कि कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाते हैं, वो अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर कई दफे कुछ कमेंट मार जाते हैं। पर इस बार अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है
कि उन्होंने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर, हुक्मरान पर, या पार्टी के जो ऊपर के नेता हैं, उनके सीनियर्स हैं, या जो उनके संगी साथी हैं, उस पर अभी तक तो नहीं नजर आया है। आगे जाके कुछ मुद्दे उठेंगे, घोषणा होगी, कैंडिडेट्स जब सारे के सारे डिक्लेयर किए जाएंगे हो, तो मैं ये इस पे कमेंट कर पाना मुश्किल है। परंतु संदीप दीक्षित जी को अगर कड़ी टक्कर देनी है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, खासकर जहां से अरविंद केजरीवाल जी खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको बाहर निकल के और पूरे दिल्ली के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने ये क्यों कर दिया, वो कर दिया, उनको अपना एजेंडा सामने लाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अगर अपनी सीटें इसमें जीतनी है, आपका जो पहला सवाल था कि कांग्रेस कहां खड़ी है, तो अगर कांग्रेस को इसमें सीटें जीतनी है तो देखिए दो तरीके के कैंपेनिंग होती है। एक होती है आप विपक्ष की आलोचना करते हैं, इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये इनकी घोषणा बेकार है, ये किसी काम की नहीं है, ये भ्रष्टाचार से लुप्त है, वगैरह वगैरह। दूसरा जो एजेंडा होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना एजेंडा सामने रखें। आप दिल्ली के लिए क्या रोड मैप लेके आए हैं, आप दिल्ली के लिए क्या स्कीम्स लेके आए हैं, आपकी घोषणाएं क्या कहती हैं, दिल्ली के विकास का मार्ग आगे आपने क्या सेट किया है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस इस मार्ग पर चलती है तो फिर कांग्रेस मुझे लगता है कहीं पर जाके कुछ सीट्स निकाल पाएगी। पर अगर खाली आलोचात्मक अगर उनका रोल रहता है, सिर्फ क्रिटिकल रोल जिसको हम कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वो कोई चांस बनता है। तो आपने संदीप दीक्षित की कोई बात पूछी, तो संदीप दीक्षित जी को भी मेरी ये सलाह है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करके और एक डेवलपमेंट का, दिल्ली के डेवलपमेंट का, दिल्ली के विकास का एक रोड मैप वोटरों के सामने रखें, तब कहीं जाके उनका चांस बनेगा। वरना अभी तक जो बैटिंग चल रही है वो बैटिंग बहुत डिफेंसिव है, और वो खाली उसमें उसमें खाली क्रिटिसिज्म है कि ये क्यों घोषणा कर दी, फिर ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि वो वाली अप्रोच में कांग्रेस कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। हाँ, यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को अपना एक सकारात्मक एजेंडा रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब तक सकारात्मक एजेंडा कांग्रेस नहीं रखती है, तो जो वोट बैंक जो दोनों पार्टी में कॉमन कहा जाता है, चाहे झुग्गी झोपड़ी वालों का है, चाहे मध्य वर्गीय है, या गरीब है, या मजदूर है, उसको तो सारी सुविधाएं केजरीवाल दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ क्यों शिफ्ट करेगा वो? तो सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि कांग्रेस ने जब तक पॉजिटिव एजेंडा नहीं रखी कि कांग्रेस क्या कर सकती है उस वोट बैंक के लिए। खासतौर से बताया जा रहा है कि जब तक जब गृह मंत्री ने जो एक विवादित टिप्पणी कर दी थी बाबा भीमराव अंबेडकर पर, तो कांग्रेस के लोग मान रहे हैं कि अब दलित वोट बैंक हमारे साथ आ सकता है, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे साथ आ सकते हैं, ओबीसी का एक वर्ग हमारे साथ आ सकता है। लेकिन वही ओबीसी वर्ग को साधने के लिए केजरीवाल ने आई मीन अखिलेश यादव को दिल्ली में एक अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ा है। तो एक अजीब सा एक विवाद देखने को मिल रहा है। तो ये दलित वोट बैंक पर जो एक नजरें साध रही है, ये कितना कांग्रेस के लिए सार्थक हो सकता है? देखिए, चुनावी रणनीति ये कहती है कि जब एक एक राजनीतिक पार्टी अपना अपने कार्ड्स खोल देती है, जैसे केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए घोषणा करी, 1100 रुपए की, 2100 रुपए की घोषणा करी, संजीवनी की घोषणा करी, पूजा सम्मान की घोषणा करी, तो आम आदमी पार्टी ने अपने, तो एक रणनीति ये कहती है कि दूसरे को पहले अपने कार्ड्स खोल लेने दो। उर्दू में एक शेर होता है, बिलाल भाई, आप तो उर्दू की शायरी से तारुफ लगते होंगे, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो आगाज हुआ है, अभी देखिए आगे आगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से दलितों के लिए और झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए, जो जो लोअर इनकम ग्रुप है, मैं निम्न वर्ग नहीं कहता, मैं थोड़ा इस शब्द के खिलाफ रहता हूं, मुझे लगता है लोअर इनकम ग्रुप कहना ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आ सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो उनके लिए आप घोषणाएं अभी कांग्रेस की तरफ से आएंगी और आपको खूब सुनने को मिलेंगी, चाहे वो संदीप दीक्षित जी के मुंह से निकले, या वो राहुल गांधी जी के मुंह से निकले, या वो अलका लांबा जी के मुंह से निकले। आपको घोषणाएं अभी सुनने को मिलेंगी। जिस नहले पे दहले की हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, वो नहले पे दहला आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और दिल्ली वालों, मुझे दिल्ली के वोटरों के लिए गुलदस्ते पे गुलदस्ते आने वाले हैं, और उनके सामने तीन तीन गुलदस्ते रखे होंगे। उनके सामने चॉइस होगी कि कौन सा गुलदस्ता उठाएं। एक हो सकता है 2100 का हो, एक हो 2500 का, एक 3100 का, या एक किसी और चीज का हो सकता है, किसी और का सम्मान किया जा सकता है। तो अभी तो शुरुआत है, घोषणा होने दीजिए। अभी देखिए आपको कांग्रेस के बस थैले में से भी अभी आपको नई नई घोषणाएं सुनने को मिलेंगी। रेवड़ियां अभी निकलेंगी, सर्दियां आई है, लोहड़ी आ रही है, रेवड़ी तो बाहर आएगी आएगी। लोहड़ी में रेवड़ी वगैरह, पॉपकॉर्न और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे लग रहा है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और आपको जरूर दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लिए नई नई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी रेवड़ी के रूप में।
तो कांग्रेस भी कुछ दिन बाद घोषणाओं की झड़ी लगा सकती है। लेकिन आप जी बिल्कुल। शरद जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली की राजनीति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते हैं। दिल्ली में ऐसी 15 सीटें हैं जहां माइनॉरिटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। खास तौर से 8 सीटों पे तो डायरेक्ट माइनॉरिटी जी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है। रेस्ट पर वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो आपको लगता है कि दिल्ली की माइनॉरिटी का रुख किधर हो सकता है? अभी तक जो देखने को आया है, सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल जरूर करती हुई नजर आई है, एक दो को छोड़कर। लेकिन आमतौर पर लोग केजरीवाल को ही वोट देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार माइनॉरिटी शिफ्ट करेगा कांग्रेस की तरफ? देखिए देखिए कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल टारगेट रहता है वो माइनॉरिटीज की तरफ रहता है। ये अगर हम पूरे देश की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें, और हमने देखा कि राहुल गांधी जी भी जब बात करते हैं तो कई दफे वो एंटी हिंदुत्व की बात कर जाते हैं, और भी कई तरीके की बातें करते हैं जिससे उनका रुझान माइनॉरिटीज की तरफ दिखाई देता है। तो अगर कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी में माइनॉरिटीज को अपनी ओर लुभाने में कामयाब रहती है तो ये आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेस है। पर मैं एक जरूरी बात यहां जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष होके, कि मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज भी जो आपने 8 सीटों की बात करी, मेरे अनुमान से 8 से 10 सीटें हैं, पर आप 10 भी हैं, आठ 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 में तो डायरेक्ट बिल्कुल इंपैक्ट है, आपने ठीक कहा, पर मेरे अनुमान से 10 हैं। खैर चलिए, 8-10 में नहीं जाते। मुझे लगता है कि जो विकास का एजेंडा मोदी जी रख रहे हैं सामने, तो बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी जब मैं बात करता हूं तो मुझे नजर आता है कि वो भी आगे, जो उनकी आगे की जनरेशन है बिलाल भाई, वो चाहती हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। देखिए, जो वोटर्स थे पिछले, जिन्होंने वोट दिया, जो कांग्रेस का वोट बैंक थे, उसके बाद आम आदमी का वोट बैंक बन गए, पर अब जो आगे की जनरेशन है वो चाह रही हैं कि उनको आगे डेवलपमेंट चाहिए। तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर माइनॉरिटी में से भी कुछ परसेंटेज कट के भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ जाए और कुछ कांग्रेस के हिस्से में आ जाए। यही सबसे ज्यादा इरोजन मुझे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में दिखाई दे रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा नुकसान वहां हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटीज भी बिलाल भाई आंख बंद करके वोट नहीं देती हैं कि सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को आगे करती है या सनातन को आगे करती है तो हम इनको वोट नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लोग विकास भी देखते हैं। और ये मैंने उत्तर प्रदेश में इस बात को प्रत्यक्ष देखा, कई दफे देखा, एक बार नहीं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो इस बार सड़क है बहुत कठिन है, और कांग्रेस के लिए उस वोट बैंक को वापस अपने खेमे में लाना, वो भी एक बहुत बड़ी टास्क रहेगी। उसके लिए कांग्रेस को आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक रोड मैप रखना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटीज के लिए आगे किस तरीके से विकास का एक मार्ग दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप दिखा पाएंगे तो आप तक वोट आ पाएंगे, पर वो नुकसान फिर आम आदमी पार्टी का होगा, ये मैं दोहराना चाहूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिना रोड मैप के कांग्रेस की राह भी दिल्ली में आसान नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस भी बहुत जल्द बहुत सारी घोषणाओं का इनके एजेंडे के सामने बाहर आ सकती है। वहीं कांग्रेस भी कोशिश करेगी दिल्ली के अंदर एंट्री लेने की और अच्छा चुनाव लड़ने की, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है। तो मेरा अंतिम सवाल है, क्या कांग्रेस का अच्छा लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्लेसिंग डिसगाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस को जाएंगी या जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा, वो मुझे लगता है कि अभी तक जो नजर आ रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में से कटेगा। तो अगर वो वहां से कटता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका नेचुरल बेनिफिशियरी हो जाती है अपने आप। क्योंकि अभी आप जो दिल्ली विधानसभा है उसका आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें तो आप जिधर देखते हैं आपको आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। तो ऐसे में जब विपक्ष चुनाव लड़ता है तो अंग्रेजी में जैसे मैंने कहा, यू हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि आप इससे बुरी आपकी क्या हालत होगी, इससे बेहतर ही हो सकती है, इससे बुरी तो नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अगर अगर सेंध मार पाई कांग्रेस उनके वोट शेयर में, तो ना केवल वो वोट काट पाएगी, पर कुछ सीटें भी, जैसे मैंने कहा कि 4-5 5 से 10 सीटें कांग्रेस आराम से इस बार ले सकती है, अगर एक कंस्ट्रक्टिव रोड मैप सामने रखती है। पर अगर कोई मेरे से ये पूछे कि क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी इस बार, तो उस पर मैं अभी अभी अपनी कोई भी कमेंट रिजर्व रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अभी मुझे लगता है वो दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली बहुत दूर है, बिल्कुल सही कहा कोहली जी। लेकिन आने वाले समय में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस का अच्छे लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ मिल सकता है। लेकिन केजरीवाल भी यहाँ बहुत चतुर है। इस पूरे चुनाव को जिस तरह से वो बाइपोलर बना रहे हैं और प्रधानमंत्री को निशाने पे लिए हैं, तो केजरीवाल भी समय के साथ अपनी रणनीति बदल रहे हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी दिल्ली के अंदर घोषणाएं करके, दिल्ली के अंदर विकास का एजेंडा रख के केजरीवाल को एक परेशानी में जरूर डाल दिया। केजरी कोहली साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी के दर्शकों से दरख्वास्त करता हूँ
कि वो इस चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब करें और अपने प्यार से हमें नवाजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।